नमस्कार। आपने पिछले वीडियो में वाक्य शब्द संसार को देखा था। आज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज हम आपको हिंदी साहित्य के कालों के नामांकन संबंधी विभिन्न मतों की चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या बनी रही है, फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वह उस समय की रचनाओं और परिस्थितियों को देखकर किया है, ये सर्वमान्य है। विभिन्न साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को अपने मतानुसार अनेक प्रकार के नाम दिए हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1050 से 1375 तक के काल को वीरगाथा काल, जिसे चारण काल, सिद्ध सामंत काल भी कहा। 1375 से 1700 तक के काल को पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल, स्वर्णयुग काल भी कहा है। इसे दो भागों में बांटा गया है। फिर सगुण धारा, निर्गुण धारा। सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे भक्ति काल, कृष्ण काल। फिर निर्गुण धारा में आइए। निर्गुण धारा में भी दो प्रकार के भक्तिमय काव्य हुए, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में कबीर, दादू इस प्रकार के कवि आते हैं, जबकि प्रेमाश्रय में आपने मलिक मोहम्मद जायसी, ज़ीर रांझा, लैला मजनू, इन सारी कहानियों को आप प्रेम काव्य में सुनते हैं। उपर्युक्त काल खंडों के नामों को रखने के पीछे कई कारण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 तक के काल को वीरगाथा काल इसलिए कहा है कि इस काल खंडों में वीर परक रचनाएं प्रमुखता से मिलती थी। उस समय देश समाज में चारों तरफ युद्ध की झनकार सुनाई पड़ती थी। सभी राजा एक दूसरे की वीरता भरी बातों को करते थे, जिस कारण युद्ध की समस्या बनती जाती थी। आपस में सभी राजा मार काट पर लगे रहते थे। उसी समय रासोखंड परंपरा के प्रारंभ हुआ, जिसमें वीरों की बातों का जिक्र मिलती थी। अतः रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहना अधिक उपयुक्त समझा है, जबकि राहुल शंकरत्या ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल के नाम से जाना है। निष्कर्षतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार आदिकाल को वीरगाथा काल कहना युक्त। यदि हम भक्ति काल के नामांकन पर प्रकाश डालें तो इसका काल 1375 से 1700 तक का काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल खंड के पूर्व मध्य काल या भक्ति काल कहा, इसलिए कहा है इस काल खंड में लोगों के जीवन में कोई उत्साह या उमंग नहीं था। सिर्फ पेट भरकर ईश्वर के नामों का उच्चारण कर जीवन यापन करना प्रमुख साधन हो गया था। लोगों के जीवन में कोई उत्साह और उमंग नहीं था, सिर्फ भक्ति मार्ग का रास्ता साफ था। मुसलमान और हिंदुओं के बीच युद्ध की संभावना बनी रहती थी, जिस कारण मानव के हृदय में कृष्ण, राम के नामों का उच्चारण करना परम साधन मानते थे। उसी समय कबीर, सूरदास, तुलसीदास का प्रादुर्भाव हो चुका था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसी काल खंडों की परंपरा को देखते हुए भक्ति काल कहा है। वहीं कुछ साहित्यकारों ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहकर पुकारा है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह ऐसा काल था जिस काल में भक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाहित हो रही थी। समाज में चारों तरफ ईश्वर की उपासना के सिवा कोई आधार नहीं। यही सब कारणों को देखते हुए भक्ति काल या स्वर्ण युग कहना मेरे विचार से उचित है। यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी लिखा है। दूसरी तरफ यदि संवत 1700 से 1900 तक के बाद के काल को ले तो यह काल राजाओं के प्रशंसा और गाथा का काल था माना जाता था। इस काल खंडों में दरबारी कवियों और अलंकार परक रचना के लिए प्रसिद्ध था। इस काल खंडों में 3 तरह के कवियों ने जीवन को व्यतीत किया। पहला रीति काल। रीति का अर्थ होता है परंपरा, पद्धति, रिवाज, अर्थात उस
कालखंडों की परंपरा रिवाज क्या थी, इस पर विचार करें तो पता चलता है। एक वह कवि जो स्वयं रचना करते थे, दूसरे वह कवि जो दरबार में राजाओं के आश्रय में रहकर रचना करते थे, जिसमें केशवदास, मतीराम का नाम लिया जा सकता है। तीसरे प्रकार के कवि स्वयं लक्षण ग्रंथों, अलंकारों और उस परंपरा से अलग हटकर रचना करते थे। यह रीति मुक्त कवि थे। इस काल के कवियों में घनानंद, विद्यापति का भी नाम लिया जा सकता है। कुछ साहित्यकारों ने पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को तो श्रृंगार काल कहा है, क्योंकि इसी काल में श्रृंगारिक परक रचना ज्यादा लिखी गई थी। मेरे विचार से भी श्रृंगार काल का काल कहना सर्वमान्य है। अब हम 1900 से आज तक जिसे आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, इसकी चर्चा की जाए तो यह काल 1857 से सिपाही विद्रोह हमारे देश में हो रही थी। देश में कल काल कारखानों का विकास हो चुका था। कई जगह छापा खाना भी खुल चुके थे। जनता में नई चेतना आ गई थी। जिस काल साहित्य में आधुनिकतापन आ गई थी, इस काल साहित्य में आधुनिकतापन आ गई थी। 1857 में सिपाही विद्रोह के समय 1850 में भारतेंदु का जन्म हो चुका था। कहते हैं भारतेंदु काल के कवियों ने समाज में जो घटित होता था उसे साहित्य में लिखने का प्रयास किया था। इस काल के कवियों लेखकों में बद्रीनाथ चौधरी, लाला श्रीनिवास दास, लल्लूलाल, सदल मिश्र इत्यादि साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा जनता को जगाने का कार्य किया था। उसी समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। नए सारे कवियों, साहित्यकारों ने ढेर सारी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर चुकी थी, जिसमें जनता ने नई चेतना का विकास हो चला था। इसी समय हरिश्चंद्र मैगजीन 1826 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के कलकत्ते से निकला था। प्रथम पृष्ठ पर जिस पर लिखा था, हरिश्चंद्र मैगजीन इज ए जर्नलिस्ट पब्लिश्ड कॉन्टैक्ट कवि वचन सुधा। हरिश्चंद्र मैगजीन के समाज में एक नई चेतना दौड़ाई। लोग नई रचनाओं के साथ साहित्य, नाटक, कविता की ओर झुके, जिस कारण इस काल को गद्य काल कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस काल खंडों को गद्य काल कहना युक्ति समझा है। इसी काल खंडों में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता का विकास हुआ, जो आज तक यह चली आ रही है। यदि भारतेंदु की मृत्यु 1885 में नहीं होती तो हमारा साहित्य कुछ और होता। चाहे जो भी हो, 1900 से आज तक के कालखंडों को आधुनिक काल, गद्य काल कहना युक्त संगत है। तथास्तु। नमस्कार। यह आप इस